देखो, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रीन फॉर अर्बन इंडिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह कि भारत के जो शहर में रहने वाले लोग थे ना, उनके कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइजेस दोज विद फिक्स इनकम, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों की इनकम फिक्स थी। ये टाउन डिवेलपर्स, लैंड ओनर्स हु रिसीव्ड रेंट्स, मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉयज नाउ फाउंड देमसेल्फ बेटर ऑफ। और यहाँ पर जो मिडिल क्लास के लोग हैं और भी लोग हैं, इनकी भी तनख्वाह आ रही है भाई, पैसे आ रहे हैं हिसाब से, तो इनकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ये देखो भाई, मैंने एक फ़ोटो आपके सामने लगाई है, कैसे लोग छत्ता लेके, अम्ब्रेला के पे लोग यहाँ पर खड़े हैं, लोग काम कर रहे हैं हिसाब से, दिक्कत आ रही है लोगों के। और ये एक पूरा परिदृश्य मैंने आपको दिखा दिया। ये भारत में इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये देखो भारतीय लोग यहाँ पर भाई अपने माल के साथ बैठे हैं, कोई खरीदने वाला आए तो हम उसको बेचें, इनके मुंह देखो किस प्रकार से क्या है। वाई कांट यू गिव माई डैड ए जॉब? अरे आप मेरे पापा को नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे आप? मेरे पापा को नौकरी आप क्यों नहीं देते आप? ये साफ साफ लिखा हुआ यहाँ पे है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर तख्ते लगा के लिखने लगे यार कि मेरे पापा को नौकरी दे दो, ताकि मेरे पापा घर से बाहर रहें और हम भी यहाँ पर आराम से खेल सकें और पापा 2 रुपये लेके आ सकें। रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमिक द पोस्ट वार एरा। ये बच्चों अब आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वार का हमने देख लिया, सेकेंड वर्ल्ड वार का हम देखते हैं। यहाँ पे इधर मैं बहुत देर खड़ा हो गया, अब इधर खड़े हो जाते हैं। तो 1939, ये सितंबर 1939 से लेकर ये आपका मई जून 1945। अब वैसे सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति भाई अगस्त है, जो भी ये जो जापान पे नागासाकी हिरोशिमा पे पर जो बम डाला था, वहाँ तक को ये मान लिया जाता है। यहाँ पर एक्सिस पावर इनको नाम दिया गया, वही वापस जर्मनी आ गया, जापान इटली, ये इनके साथ ऐसे सोच के लोग पैदा हो गए। नाजी जर्मनी, जापान इटली है। इस बार जो मामला है, जैसे ये अपन थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में बात करें, तो भाई मेन तो आपको ने जो कल्प्रिट, मुख्य जो दोषी है वो ईरान रहेगा, ईरान है। ईरान के साथ में चाइना रहेगा, चाइना और रूस है, रसिया, चाइना और ये ईरान, ये 3 है। ये जो भी है, ये इन 3 का ज़्यादा एक्सिस पावर के अंदर हम इनको ही मान सकते हैं। अलाइज में तो शुरू से ये एकजुट पड़े हैं। ये इधर से साइड में ये पता नहीं क्या खेला कर दे, प्रोडिक्शन मैं नहीं कर रहा पहले। अलाइज में ब्रिटेन, फ्रांस, ये तो शुरू में फर्स्ट वर्ल्ड वार से आते हैं, सोवियत यूनियन और यूएसए हो गए। 60 मिलियन पीपल, देखो कम से कम 60 मिलियन लोग हैं, और 3% ऑफ द वर्ल्ड पूरी जनसंख्या का है 1939 पॉपुलेशन में, आर बिलीव टू बी हैव बीन किल्ड। हाँ लो साहब, 6 करोड़ है कितने क्या जो भी हिसाब से हैं, 60 मिलियन इतने लोग यहाँ पे मर गए। पूरी दुनिया के 3% डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या तो युद्ध में मरे या कहीं ना कहीं बम पड़ गया वहाँ से मरे। ऐसा ये युद्ध के परिणाम से ये देखा। मैनी मोर सिविलियन देन सोल्जर डाइड फ्रॉम वार रिलेटेड कॉजेज। और बहुत सारे आम नागरिक भी इसमें सोल्जर्स के साथ साथ भी मारे गए हिसाब से। बहुत से कारण हो सकते हैं। वास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया वर डिवास्टेड एंड सेवरल सिटीज वर डिस्ट्रॉयड बाय एरियल बम्बार्डमेंट और रिलेंटलेस आर्टिलरी अटैक्स। यूरोप के बहुत सारे शहर, एशिया के बहुत सारे शहर हवाई जहाज़ से बमबारी करके, या भाई ये बख्तरबंद तोप के माध्यम से, ये इनके माध्यम से, किरण के माध्यम से इनको नष्ट कर दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वार कोज एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डिवास्टेशन। सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से बहुत ज़्यादा पूंजी का नुकसान हुआ। एंड सोशल डिस्ट्रेशन, समाज के अंदर भी बहुत दखल अंदाजी हुई। रिकन्स्ट्रक्शन प्रोमिस टू बी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट। इसका पुनर्निर्माण बहुत ही लंबा था और बहुत मुश्किल भरा था। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार द यूएस इमरजेंस एज द डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब देखो भाई, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में 2 ताकतें बड़े तौर पे उभरी। क्या? एक तो अमेरिका और एक सोवियत यूनियन, जिसको यूएसएसआर बोला गया। अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड में सुपर पावर बन के उभरा। उसी प्रकार से इधर सोवियत यूनियन है, वह भी नाजी जर्मनी को हराने के बाद में ये जो इस वाले इलाके में बड़े तौर पे उभरा। और एग्रीकल्चर कंट्री इन वर्ल्ड पावर ड्यूरिंग द वेरी ईयर्स व्हेन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वाज ट्रैप्ड इन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्योंकि जो वेस्टर्न जो कंट्री थे वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के अंतर्गत आ गए, तो सोवियत यूनियन ही यूरोप और यूरेशिया में है। तो ये एकमात्र ऐसा बड़ा देश बचा जिसने अपने आप को एग्रीकल्चर की वजह से बचा लिया। नेक्स्ट देखो आप, इसमें ये यहाँ पर मैंने आपको देखो, ये जर्मनी का जो अंदर का किस प्रकार से ये
टैंक है, ये कैसे बमबारी कर रहे हैं। स्टालिनग्राद जो रशिया में है, कैसे उसका विनाश किया गया, सब आपके सामने, कितना भयंकर विनाश किया गया, सब आपके सामने बता रखा है। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में इन्होंने पहले शुरू कर दी थी। दुनिया कितनी समझदार है देखो आप, हम भारतीय लोग इतने समझदार नहीं जितनी दुनिया समझदार है। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है और अमेरिका ने पहले ही जुलाई 1944 में पहले ही ब्रेटन वुड्स है, ये न्यू हैम्पशायर अमेरिका में है, वहाँ यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, मैं रिपीट कर दूँ, यूनाइटेड नेशन से मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से पहले मीटिंग शुरू कर दी कि भाई हम लड़ाई जीतने वाले हैं और हमें इस प्रकार से इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में रोजगार हम इस प्रकार से देंगे और इस सताई से आएगी जो भी आएगी। लो ये फेमस जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ हुई, माउंट वाशिंगटन होटल, ये ब्रेटन वुड्स अमेरिका में है। ये मैंने शायद आगे फोटो दे रखा है, ये रहा, ये देखो फिगर, ये माउंट वाशिंगटन होटल है, ये पूरा दे रखा है, यहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। ये एक मिनट में इसको थोड़ा सा, ये आपका हो चुका है, ये आपका हो चुका है, ये आपका हो चुका है। कुछ चीज़ें मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, आप मुझे अपने इतना मास्टरमाइंड ना समझे, धीरे धीरे मेरा पकड़ इस टॉपिक पेन पे बन रही है। आप ये ना देखा कि भाई मैं पहले से बड़ा खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी बनने में टाइम लगेगा। ये हो गया आपका, ये ब्रेटन वुड्स के बारे में बात चल रही थी। तो किस प्रकार से ये दो संस्थाएं बनी, यहाँ से ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से दो संस्थाएं बनी। एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको IMF नाम दिया गया, और ये क्या करेगी, डील करेगी किसके साथ, एक्सटर्नल सरप्लस जो एक्स्ट्रा हम बना रहे हैं, और इसके जो मेंबर है वो सब इसका खर्चा बांटेंगे आपस में। और दूसरा है एक और किया गया इंटरनेशनल बैंक, और बाद फॉर ये रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए ये बैंक को लोन देगा। इसी इंटरनेशनल बैंक को आज के समय में वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। ये दो संस्थाएं बनी, IMF और वर्ल्ड बैंक, और इन्हीं दो संस्थाओं को वुड्स, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन या जुड़वा बहनों के नाम से भी इनको जाना जाता है। पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है, इसको ब्रेटन वुड्स सिस्टम के साथ भी इस नाम से भी जाना जाता है। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद में जो अर्थव्यवस्था बनी उसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक है, ये दो संस्थाएं, ये भी आपका एक नंबर का क्वेश्चन है। इन्होंने 1947 में काम करना शुरू कर दिया। IMF और वर्ल्ड बैंक ने 1947 में काम करना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ये नया बना हिसाब से, करेंसी के बारे में भी बनाया गया देख हिसाब से, और इस सिस्टम को द ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट्स। ये एक फिक्स एक्सचेंज रेट्स पर आधारित था, ये आप नोट कर लें। द ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ये भाई $1 के बराबर कितना रुपया होगा, $1 के बराबर कितना युआन होगा, कितना पाकिस्तान रुपया होगा, कितना रूबल होगा, ये सब फिक्स एक्सचेंज रेट्स है। इन दिस सिस्टम नेशनल करेंसी है, जैसे ये मैंने अभी बोला आपके सामने भारतीय रुपये है, जैसे $1 के बराबर इस वक्त शायद 85 या 87 रुपये आ रहे हैं हिसाब से, तो ये हो गया फिगर। इन्होंने सोने को भी डॉलर में देख लिया, डॉलर है 1 औंस के बराबर, 1 औंस जो सोना है उसकी कीमत है $35। लो साहब, उसके अनुपात में मतलब है सोना भी डॉलर के सामने हो गया, इक्वल कर दिया गया उसको। अब आपका द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स, ये आपको बता रखा है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम इनोग्रेटेड एन एरा, यहाँ पर आपको जानकारी दे रखी है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार बंद हुआ, ये IMF और वर्ल्ड बैंक ने कार्य करना शुरू किया, तो शुरुआत के समय में क्या क्या हुआ, तो यहाँ पर देखो द अर्ली पोस्ट वार, तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है, इसने एक नया व्यापार में बढ़ोतरी आई, और वेस्टर्न इंडस्ट्रियल जो नेशंस है और जो जापान है उनका व्यापार बढ़ने लगा। वर्ल्ड ट्रेड ग्रू एनुअली भाई 8% से बढ़ने लगा 1950 में, 1950 से लेकर 1970 तक 8% में बढ़ने लगा, और लोगों की इनकम भी 5% बढ़ गई। ये जो ग्रोथ रेट है ये स्थिर थी इस वक्त, विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशन, इसमें ज़्यादा ऊपर उतार चढ़ाव नहीं आ रहा था। दी डिकेड आल्सो सॉ द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज, इस दशक में
टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा आविष्कार किया गया और बहुत से बड़ी बड़ी कंपनियां भी बनी। डेवलपिंग कंट्रीज वाली ने हरी टू कैचअप। अब यहाँ देखो भाई, देखा देखी वाली दुनिया है। क्या देखा देखी दुनिया है कि जो विकासशील देश है इनको भी वो जल्दी लग गई, अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें भी करने दो, हमें भी करने दो, हमें भी करने दो। लो भाई, जल्दीबाजी में आगे। डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। लो साहब, IMF और वर्ल्ड बैंक है, इधर करता हूँ। इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया था कि फ़ायदा सिर्फ इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ को हो। IMF और वर्ल्ड बैंक ने सिस्टम ऐसा बनाया कि फ़ायदा इंडस्ट्रियल कंपनी को। अब इनको कोई मतलब नहीं है गरीबी से, गरीबी कैसे दूर करें, किसी डेवलपिंग कंट्री का विकास कैसे करें, कोई मतलब नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ आपके सामने, कोई मतलब नहीं इनको कैसे क्या। हमें तो नगद नारायण चाहिए, आपके सोर्स चाहिए। 1950 से लेकर ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस है, अटेंशन ध्यान देना शुरू कर दिया। भाई यहाँ पर क्या हुआ कि जो जापान है, यूरोप की कंट्रीज़ है, वो अब तो अपने आप को उन्होंने संभाल लिया। अभी इन्होंने देखा यार ये दो संस्थाएं हमने बना दी, कहीं तो कुछ तो काम करें, तो इन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ को पकड़ा, मुर्गा बना ऐसे में। बलि का बकरा किसको बनाया? एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ को बनाया। तो इन्होंने इनको लोन देना शुरू कर दिया। लो साहब, हम आपके बारे में बहुत सोचते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, इनको लोन देना शुरू कर दिया। लार्ज कॉरपोरेशन ऑफ पावरफुल कंट्रीज, फॉर एग्जांपल द अमेरिका, आल्सो ऑफन मैनेज टू सिक्योर राइट्स टू एक्सप्लोट। अब अमेरिका इसमें थोड़ा पीछे रहने वाला था, अमेरिका सबसे लास्ट में शामिल हुआ, लेकिन अमेरिका भी शामिल हुआ और अमेरिका ने भी इन डेवलपिंग कंट्रीज को खूब लूटा। G77, ये आपका लक्ष्य क्वेश्चन आता है। अब भाई ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको पता चल गया हमें लूट रहे हैं, हमारे कपड़े भी निकाल लिए गए हैं, हमें लूट रहे हैं, सब कुछ कर दिया है। तो ये क्या है, पहले तो बताओ ये क्या है। ये परिभाषा आपको दे रखी है। मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज ए ग्रुप टू डिमांड ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश, ये चाहते थे, ये इनकी संख्या 77 ये चाहते थे कि भाई हम आपके IMF और ये वर्ल्ड बैंक से परेशान हो चुके हैं, थक गए हैं, हमें एक नया सिस्टम चाहिए। और नए सिस्टम को बोला गया NIEO बोला गया। ये NIEO क्या है इसको भी समझो आप। ए सिस्टम दैट वुड गिव डेवलपिंग कंट्रीज ए रियल कंट्रोल, एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से डेवलपिंग कंट्रीज को अधिकार मिलता है। किस बात का अधिकार? हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम काम मिलें, विकास हमारा, हम अपने अनुसार से करें, फेयर प्राइजेस, हमारी जो चीज़ें हैं उनकी प्राइजेस हमारे अनुसार फिक्स हो, रॉ मटेरियल हमारे काम आए, और बेटर एसेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और जो हम सामान बनाएं उसको हम इस्तेमाल करें इन डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट्स। और इसके साथ साथ हमने जो सामान बनाया है उसको जो विकसित देश है वहाँ पर हम भी हमारी कीमत पर बेचें। लो साहब, MNCs क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी को MNC बोलते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ये आपकी बुक में दे रखी है। लार्ज कंपनी दैट ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज एट द सेम टाइम, एक साथ एक से ज़्यादा देशों में ये फैली भी है और एक साथ काम चल रहा है। कहाँ, जैसे मोबाइल है, ये बाहर के विदेशी मोबाइल आते हैं, कहाँ उनकी असेंबलिंग होती है, कहाँ उनके कल पुर्जे बनते हैं, अंदर के बॉडी पार्ट्स बनते हैं, कहाँ उनके बारे में प्रचार प्रसार किया जाता है। तो ये बड़ी कंपनियां हैं भाई, किसी का ऑफिस एक से ज़्यादा देशों में है तो वो MNC कंपनी है। द फर्स्ट MNCs, ये सबसे पहली कंपनी, ये MNCs कहाँ बनी, कब हुई थी? 1920 के दशक में। टैरिफ, ये अलग से आपकी बुक में परिभाषा डेफिनेशन है। तो वो टैक्स लगाया जाता है ऑन कंट्री इंपोर्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही कोई सामान आता है उस पर लगाया जाता है ताकि हम हमारे देश में बिकने वाले सामान को बचा सके। टैरिफ आर लेविड एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, ये कब लगाया जाता है? जब एंट्री होती है सामान तब लगाया जाता है। एट द बॉर्डर और द एयरपोर्ट, या तो हवाई अड्डे पे लगाया जाता है, या बंदरगाह पे लगाया जाता है, या जहाँ सामान आता है वहाँ लगाया जाता है। एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये लो साहब, ऊपर वाले को जानता रहते, सारे के सारे नीचे आगे धरातल पे आना ही था, जाओगे कहाँ? मेरा देश महान, भारत देश महान। एंड ऑफ ब्रिटेन, अब ये एरा आ गया, हाँ ग्लोबलाइजेशन है, बिगिनिंग नया प्रकार से। डिस्पाइट ईयर्स ऑफ स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ, नॉट ऑल वाज वेल इन दिस पोस्ट वॉर वर्ल्ड। लो साहब, इतना स्टेबल नहीं था। शुरू में तो लगा 1970 तक ये लगा कि अमेरिका और यूरोप के लोग IMF और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो हो रहा नहीं हो रहा। बाद में मामला गड़बड़ हो गया। 1960 के दशक आते आते जो है अमेरिका का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है
तो अमेरिका को चुनौती देने लगी, रसिया है, यूएसएसआर है, जापान है, इधर चाइना है, ये लोग जो भी है, मामला ठंडा पड़ गया। यूएस डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस। अब जो अमेरिका की जो डॉलर है करेंसी, वो इतनी विश्वसनीय नहीं रही कि दुनिया को संभाल सके। इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड, और सोने के मुकाबले वह अपनी वैल्यू भी नहीं बना सकी। दिस इवेंचुअली लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट्स। इससे क्या हुआ, वो जो डॉलर के मुकाबले $35 वाला ना ओंस पर ओंस वाला, वो मामला गड़बड़ा गया और उसकी जगह एक नया सिस्टम शुरू हुआ जिसे बोला गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। अब लो साहब, अर्लियर शुरू में यहाँ पर देखिए, शुरू के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ से लोन लिया, उनसे विकास के बारे में पूछा, उनकी कंपनियों को हायर किया। बट नाउ दे वर फोर्स टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। अब इन लोगों ने इनको मजबूर कर दिया कि ना भाई, आप हमारे IMF से लोन लो, वर्ल्ड बैंक से लोन लो। अब इससे क्या हुआ, ये जो डेवलपिंग कंट्री थे कर्ज में पड़ गए, कर्ज में, देखो साफ साफ कर्ज में पड़ गए, और इनकी इनकम भी कम हो गई, गरीबी ज़्यादा बढ़ गई, देखो साफ साफ लिखा हुआ है। खास के गरीबी कहाँ बढ़ी, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में गरीबी ज़्यादा बढ़ गई। चाइना, ये शुरू से सिर्फ दिखाई दिया। चाइना है, चाइना हैड बिन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वार वर्ल्ड। चाइना दुनिया से फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से कटा हुआ था इकोनॉमी के मामले के हिसाब से, और चाइना के अंदर 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 ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से 1949 के अंदर यहाँ पर एक क्रांति हुई इस प्रकार से। उस क्रांति के बाद में वहाँ पर नई सरकार बनी, नई सरकार दुनिया के सामने आई। चाइना ब्रोट मैनी कंट्रीज बैक इनटू द फोल्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। और चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ होती गई, और चाइना की जब अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, उसने बहुत सारे कंट्रीज़ को वो अपने साथ ले आया। वेजेज वर रिलेटिवली लो इन कंट्रीज लाइक चाइना। चाइना में जो ये जो तनख्वाह थी कम थी, दस दे बिकम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस, मोर इन्वेस्टमेंट बाई फॉरेन एमएनसी कम्पिटिटिंग टू कैप्चर वर्ल्ड मार्केट्स। इसलिए चाइना में बहुत ज़्यादा काम होने लगा, और वहाँ पर चाइना पूरी दुनिया को चुनौती देने लगा। चाइना आज भी दुनिया को चुनौती दे रहा है। अमेरिका इनके बाद में इनका चाइना का नंबर आता है, और आगे का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो अमेरिका और चाइना है, एक दूसरे के विरोधी हैं। इन द लास्ट 2 डिकेड्स, हम लास्ट 2 डिकेड में देखते हैं 2 दशकों में वर्ल्ड इकोनॉमी ज्योग्राफी हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज कंट्रीज। लास्ट के 2 दशकों के अंदर दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है नए देशों में सिमट गई है। इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ये नए देश हैं। इंडिया हमारा है, चाइना हमारा पड़ोसी है, और ब्राज़ील भी हमारा दोस्त है। लो साहब, ये लास्ट आपका पार्ट इसमें ये एक्सचेंज रेट्स जो अमेरिका, IMF और वर्ल्ड बैंक ने निर्धारित की थी, बाद में नहीं, ये तो वो दर है, मतलब आपकी ये फर्स्ट है जो अमेरिका ने निर्धारित की थी, ये सेकंड है। देखो, दे लिंक नेशनल करेंसीज फॉर पर्पजेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अमेरिका है, ये सब यूरोपियन कंट्री फिक्स करते थे कि मेरी डॉलर की प्राइस क्या होगी और आपके रुपए की प्राइस क्या होगी। इसको ही एक्सचेंज रेट्स बोला गया। ये 2 प्रकार की है। फिक्स एक्सचेंज रेट्स है, व्हेन एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स एंड गवर्नमेंट्स इंटरवेन टू प्रिवेंट मूवमेंट्स इन देम। जब एक्सचेंज रेट्स है व्यापार के अंदर वो फिक्स होती है, और कई बार गवर्नमेंट को भी दखल है, इंटरवेन टू प्रिवेंट मूवमेंट्स इन देम। हाँ भाई, सरकार भी उनमें ज़्यादा दखल नहीं दे सकती। फ्लोटिंग, इसमें सरकार दखल दे सकती है। हाँ, फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स मैं रिपीट कर दूंगा। दीज रेट्स फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसीज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स विदाउट इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाजी नहीं होती, इसमें दखल अंदाजी होती है ऊपर वाले में गवर्नमेंट दखल अंदाजी करती है, और नीचे वाले में ये रोज़मर्रा ये अरे सब्जी के भाव है, सोने चांदी के भाव है, ये तो इसमें आ गया, ये फ्लोटिंग में आ गया। और ये फिक्स एक्सचेंज रेट्स के अंदर जैसे पेट्रोल के भाव है, पेट्रोल डीजल जो भी बड़ी भारी चीज़ें हैं उनकी भाव वो उसमें आ गए हिसाब से। तो बच्चों, इसी के साथ ही एक मैराथन दौड़ की तरह मैंने ये जो चैप्टर है आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है दिवाली की छुट्टियों में आप घर पे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और कमेंट्स के माध्यम से मुझे ये बताएं कि इसमें और मैं ज़्यादा क्या सुधार कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को दिवाली की राम राम, हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय श्री राम।